नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और अग्निवीर बैच में एक बार फिर टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ जो आर्मी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम इस प्रैक्टिस सेशन में लेकर आए हैं। हम डेली उस 15 क्वेश्चंस की सीरीज तैयार करते हैं आपके लिए, जो आर्मी जीडी के एग्जाम के प्रीवियस रिव्यूज और एनालिसिस के बेसिस पे हम तैयार करते हैं और आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ चैप्टर वाइज कंटेंट भी पढ़े हुए हैं, जो रोज शाम 8 बजे पढ़ते हैं और प्लेलिस्ट में भी पढ़े हुए हैं। आप वहां से भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी आपको। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेल्योर के बाद जो नया चैप्टर होता है उसे सक्सेस कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान को असफलताओं को सीढ़ी बनाकर चढ़ना नहीं आया, उस व्यक्ति के जीवन में कभी सफलता नहीं आ सकती है। और सफल होने के लिए असफलताओं से सीखने का जो जज्बा और हुनर जिस व्यक्ति के अंदर होता है, जिस विद्यार्थी के अंदर होता है, वही विद्यार्थी सफल होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपए है, इस पर 10% का एक बट्टा दिया जाता है। 10% का एक बट्टा दिया जाता है। यदि असमय में दुकानदार 5% का एक अन्य बट्टा भी दे रहा हो, तो असमय में इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत सिंपल से सवाल यह है कि आप ये समझ लो कि कोई वस्तु है, कोई सिंपल सी वस्तु है जिसका मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। मूल्य निर्धारित किया गया है, अंकित मूल्य 2100 रुपए निर्धारित किया गया है और इस 2100 रुपए पर एक 10% का बट्टा मिलता है और फिर दुकानदार 5% का एक बट्टा और दे देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया 2100 का सामान था, कितना बट्टा दे दिए, 10% का बट्टा दे दिया तो कितना रिटर्न पाओगे, 90%। तो 90/100। अब इसमें 5% का और बट्टा दे दिया तो 95/100। और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये डबल जीरो इस डबल जीरो से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो इस जीरो से खत्म हो जाएगा, एक को बचा के रखो दशमलव रखने के लिए, तो ये आ जाएगा 1795.5। ठीक है, 1795.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य 1795.5। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक नाव धारा के अनुदिश 8 घंटे में एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। तो वापस लौटने का मतलब उतनी ही दूरी 10 घंटे में धारा के विपरीत आती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा सवाल समझो दोस्त, कि जितनी दूरी जाएगा उतनी ही दूरी वापस आएगा। लेकिन बस ये है कि एक बार धारा के साथ जाएगा और एक बार धारा के विपरीत आएगा। हम मान लेते हैं कि नाव की चाल क्या है। नाव की चाल मान लो 1 मिनट के लिए कि नाव की चाल x है। सपोज नाव की चाल बराबर x, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे यहां। अब ध्यान दो, यहां क्या करना है, जब धारा के साथ दूरी तो बराबर हो, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपको पता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। धारा के साथ धारा के अनुदिश दूरी बराबर धारा के विपरीत दूरी। ठीक, अब धारा अगर नाव की चाल x है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुदिश नाव की चाल क्या हो जाएगी, x+1 और समय कितना है 8 घंटा। ये बराबर होगा धारा के विपरीत चाल हो जाएगी x-1 और समय हो जाएगा 10। अब आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लो कि 4x + 4 = 5x - 5 या x = कितना हो जाएगा 9 km/h। अब आपको दूरी चाहिए, तो एक तरफ की दूरी बराबर पता है आपको, चाल कितनी आ गई x+1 × 8, यानी 9 × 10 × 8 बराबर 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर हो जाएगी वह दूरी जो एक तरफ नाव चलेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ लो एक बार फिर से। नाव की चाल x है और दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। धारा के अनुदिश, धारा की दिशा में अगर आप चल रहे हो तो नाव की चाल धारा के चाल के साथ जुड़ जाएगी।
तो परिणामी चाल क्या हो जाएगी x+1, धारा के अनुदिश चाल x+1 और धारा के अनुदिश समय उतनी दूरी जाने में 8 घंटा, ये दूरी बराबर है वापस आने में भी जो दूरी है उसके बराबर है। तो वापस जब लौटेंगे धारा के विपरीत जब आप वापस लौटेंगे तो चाल क्या हो जाएगी x-1 और 4 10 साल चलेंगे तो यहाँ से x मिल जाएगा 9 km/h और दूरी की बात करेंगे तो दूरी बराबर x+1 × 8 यानी 10 × 8 बराबर 80 किलोमीटर। कोई तकलीफ नहीं ना, यहाँ तक कर लोगे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 528 और HCF 33 है, तो ऐसी संख्याओं के इनमें युग्मों की संख्या करोगे, ऐसे कितने पॉसिबल पेयर है नंबर के। तो ध्यान देना कितने नंबर पॉसिबल है, सिंपल सा सवाल है, ध्यान देना। अगर आपको HCF पता है दोस्त ना, HCF पता है तो हम जो नंबर मानते हैं वो इसके फॉर्म में ही मानते हैं। तो मान लेते हैं इसके मल्टीपल के फॉर्म में मांगते हैं, तो मान लेते हैं कि पहला नंबर है 33H और दूसरा नंबर है 33Y और दोनों का योग है 528। क्या यूं कह सकते हैं आप कि x+y बराबर 528, यहाँ पे 33 का मान ले लो आप 500, ये काटोगे आप तो 16 बार कट जाएगा, ठीक है। तो x+y कितना मिल जाएगा 16। अब x और y के से कितने मान संभव है कि जोड़ो तो 16 आए। तो अगर ये 8 9 8 और 7 है तो ये 9 है, 9 7 16, फिर ये 8 है तो ये 8 है, तो ये 8 है, 8 8 16, फिर यहाँ तो 9 और 7। तो ऐसे कितने पेयर संभव है, ऐसे अधिकतम 3 पेयर संभव है जो इस प्रश्न के कंडीशन को संतुष्ट कर सके। बात को फिर से समझ लो दोस्त, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 528 है और मौसक 33 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं। पहले तो मौसा का रूल जान लो आप, कि अगर कहीं मौसा आपको किसी सवाल में दिया है तो मौसा अगर दिया है तो इसका मतलब यह है कि आप संख्याएं उसी के मल्टीपल के फॉर्म में लेंगे आप। तो आपको यहाँ मौसा HCF 33 दिया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 33X 33Y। अब 33X + 33Y = 528, so x+y = 16, x+y = 16 और ऐसे x और y के सिर्फ 3 पेयर हो सकते हैं, 7 9 8 8 और 9 7, जिन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो 16 में, राइट ना। यहां तक कर लोगे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि A की आय B से 40% कम है तो B की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बस सिंपल सवाल है, अधिक पूछ रहे हैं तो ऐसे लगा लेते हैं, कैसे x/100 अधिक निकालना है तो 100 - x × 100 बराबर हो जाएगा 40 के बटा 100 - 40 60 गुणित 100, यानी इसको सॉल्व कर लोगे तो 66 होल 2/3%। ये ऑप्शन सी सही है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन रॉन्ग हो गया है, 66 होल 2/3% अधिक है। कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोगुने आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे। दोगुने आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे, चाहो तो बिना पेन पेपर कर सकते हो कि 3 दिन में करेंगे। कुछ आदमी 12 दिन में करते हैं, आदमी दोगुना उतना ही काम 6 दिन में होगा और काम भी आधा हो गया तो उससे भी आधा समय लगेगा 3 दिन। बात समझ रहे हो, बिना पेन पेपर इस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करिए। क्या कह रहे हैं कि कुछ आदमी, ध्यान देना, कह रहे हैं कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये पहली लाइन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है उससे दोगुना आदमी आधे काम, अगर आदमी दोगुना हो गया तो उतना काम आधे समय में होगा, यानी अगर आदमी सिर्फ दोगुना हो जाए तो ये काम 6 दिन में होगा और काम भी आधा हो गया तो ये काम 3 दिन में होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, ऑप्शन से एकदम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बिना पेन पेपर कर लोगे। अगर आपको दिक्कत है तो देख लो, मान लिया m आदमी है, किसी काम को 12 दिन में करते हैं, एक काम 12 दिन में। कह रहा है दोगुना आदमी यानी 2m आदमी लग जाए, कितने दिन में काम करेंगे d, और काम कितना करना है आधा 1/2, यानी 12m बराबर हो गया कितना 4m × d और 4m से 12 3 बार कट जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा 3 दिन। देखो यार, जब पेन उठाते हो ना तो टाइम किल करते हो आप। तो क्या करना है, जितना क्वेश्चन आप
थ्रू मेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने दिमाग को दौड़ा के बिना पेन पेपर सॉल्व कर सकते हैं ना, उतने अधिक से अधिक सवालों को बिना पेन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, माइंड पे प्रेशर फील हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये प्रैक्टिस बन जाएगी ना, आपको बहुत मजा आएगा मैथमेटिक्स सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उन्हें 15% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल सा सवाल यह है कि एक व्यापारी है, मान लो अपने क्रय मूल्य 100 रुपए है, मान लेते हैं कि सीपी कितना हो गया, सीपी 100 हो गया, तो अंकित मूल्य एमपी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और इस पर डिस्काउंट दे रहा है 50% का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 140 गुणित 85 बटा 100, 17 पच्चे 85 और 17 5 100 और भी ये 7 बार कट जाएगा, 17 सते 119, यानी 100 रुपए का सामान कितने में बिकेगा, 119 रुपए में बिकेगा, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, ये प्रॉफिट हो जाएगा 19%। कितना हो जाएगा, 19%। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहले 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है। ध्यान से समझो सवाल, कह रहे हैं कि एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहले 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम कि वह संख्या जो धन पूर्णांक है वो मान लिया a है, तो एक धन पूर्णांक a और उसके वर्ग का योगफल a स्क्वायर बराबर प्रथम 3 अभाज्य संख्या, क्या क्या है प्रथम 3 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3 और तीसरी अभाज्य संख्या 5, तो 5 से 15 दूना 30, यानी a स्क्वायर प्लस a माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब कह रहे हैं कि वह संख्या क्या है, तो यार पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसे सॉल्व करते हैं, 30 है, 30 का गुणनखंड करोगे तो यहाँ आएगा +6 माइनस 5, ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -6 और a बराबर हो जाएगा +5, आंसर +5 कंसीडर करिएगा, -6 कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक। अगला सवाल, द्विघात समीकरण इसी तरीके से आप डायरेक्टली बिना पेन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लो कैसे कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस a माइनस 30 बराबर 0, 30 का ऐसा गुणनखंड है जिसका अंतर 1 आए तो 6 और 5, 6 प्लस होगा और 5 माइनस होगा, तभी 1 प्लस में आएगा, और जो अब a बराबर क्या हो जाएगा, जब 0 के बराबर ले जाओगे तो a -6 हो जाएगा, और a ये जो है ये -5 और +5 हो जाएगा, तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा, तो a = 5 हो जाएगा, वो संख्या 5 है। अगला सवाल है कि एक वस्तु को 625 रुपए में बिक्री करने पर जितना मुनाफा होता है, जितना मुनाफा होता है बिक्री करने पर वस्तु मुनाफा होता है, उतना ही नुकसान उसको 435 रुपए में बेचने पर होता है, वस्तु की कीमत क्या है। सिंपल सवाल है, कर लेना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, देखो कैसे करते हैं। सीपी पूछ रहा है, ऐसी परिस्थिति में जब एक मूल्य पर जितना लाभ हो रहा हो दूसरे मूल्य पर उतनी ही हानि हो रही हो, तो क्रय मूल्य दोनों विक्रय मूल्यों के योग का बटा 2 होता है, यानी 625 प्लस 435 बटा 2। सॉल्व कर लोगे तो 35 और 25 5 5 10 1 3 और 5 6 और 6 6 4 10 बटा 2, 530 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 530। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंधी 7 है, 16 वर्ष पूर्व 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंधी 7 है, 16 वर्ष पूर्व उनकी आयु 3 संबंधी 5 के अनुपात में थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ए और बी 2 लोग हैं, 16 वर्ष पूर्व आयु क्या है भाई, 3 संबंधी 5 है, 16 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है ये 5 संबंधी 7। देखो अनुपात दोनों तरफ कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, और ये 2 बढ़ने में कितना साल लग गया, 16 साल लग गया, तो 1 बराबर 8 हो गया, और वर्तमान कहेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 सत्ते
56, 40 वर्ष और 56 वर्ष उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना, बिना पेन पेपर का क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, कर लोगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। दो संख्याओं का लसाअ और मौसा क्रमशः 1736 124 है, इसमें एक संख्या 248 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 800 और 136, 868। ठीक है, 868 या 886, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे भाई? देखो ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 1736 गुणित मौसा 124 बराबर पहली संख्या 248, दूसरी पूछ रहे हैं 248 124 से 248 दो बार कट जाएगा और इससे दो को काट दोगे तो 8 दूनी 16, 1 दो छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 868। दूसरी संख्या कितनी हो गई भैया? 868। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी भवन के साथ रखने पर जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। कह रहे हैं कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन के साथ रखने पर जमीन से 20 मीटर दूरी पर जाती है। भवन से सीढ़ी के नीचे इस दूसरे सिरे की दूरी क्या होगी? ध्यान देना, ये कोई भवन है भाई, यहां बना लो। ठीक है, तो वही लेते हैं। ठीक, छोड़ो भाई, ध्यान देना, सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि 25 मीटर की दूरी पर, कह रहे हैं कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन के साथ रखने पर जमीन से 20 मीटर ऊंचे खिड़की तक जाती है। भवन से सीढ़ी के नीचे एक सिरे की दूरी क्या है? देखो भैया, ये है, ये भवन है कोई, ये जमीन का धरातल है, यहाँ पे 20 मीटर, ये 25 मीटर की खिड़की है और ये 25 मीटर की सीढ़ी है, ये 20 मीटर की खिड़की है। तो ये दूरी पूछ रहे हैं कि ये दूरी क्या होगी? तो बहुत सिंपल, 25 25 हम 625, 20 20 हम 400 घटा दोगे 225, वर्गमूल निकालोगे 15। ये आंसर 15। ध्यान देना, यहां बता देता हूं मैं, ऐसा है मामला। 25, ये है 20, तो ये पूछ रहे हैं तो 15। ठीक, पाइथागोरस का ये राइट ट्रायंगल का ट्रिपलेट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, देखो ये सवाल आप बढ़िया सवाल है। एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 12,000 रुपए से 20,736 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उसी दर से 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? यही सवाल है, सिंपल सा ये सवाल है, 20,736। ध्यान देना, अपने को सबसे पहले इसमें रेट निकालना होगा और रेट का मामला ये होता है दोस्त, देखो आपको है क्या क्या पता, आपको A2 पता है, A1 पता है 12,000, ये प्राइमरी अमाउंट या P कह लो, ये P है। मूलधन P कितना है? 12,000। अमाउंट कितना बड़ा है? 20,736। ठीक है बात ना क्लियर? तो ब्याज की दर कैसे निकालोगे ये बताओ। ये 3 साल का मामला है दोस्त, 3 साल का मामला है ना। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे? ये 12,000 है, 3 साल में कितना हो गया? ये 20,736 सॉरी 20,736। 12 से इसको काट दोगे आप तो ये आ जाएगा 1,000 और इसको काट दोगे 12 से तो ये आ जाएगा, 12 से काटोगे तो ये आ जाएगा 12 से कट गया तो 12 का 12, 1700, 12 का 12, 28। ठीक है, 1728। या
अगर 1 साल की बात करोगे तो इसका वर्गमूल ले लोगे, इसका घनमूल ले लोगे तो ये 10 बराबर कितना हो जाएगा 12। कितना हो गया रेट? रेट कितना हो गया 20%। रेट फाइनल हो गया भाई। अगर इसको 1 साल के लिए लेना है तो इसका क्या करोगे? क्यूब रूट निकालोगे, इसका क्यूब रूट घनमूल। और 10 रुपए अगर 1 साल में 12 रुपया देता है तो ब्याज की दर कितनी हो गई? 20%। अब आप देखो, अब सिंपल हो गया सवाल। अब सिंपल हो गया सवाल आपके लिए। सिंपल सवाल ये हो गया कि अब कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि पर 20% की दर से 2 साल का ब्याज निकालो। पहला 20% कितना आ जाएगा? 1/5 करोगे 240, 2400 आ जाएगा। फिर 20% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा 480। और अब क्या होगा? 2 से और 1 से गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 4800 और ये आ जाएगा 480। यानी कुल ब्याज आ जाएगा आपका 4800, यानी 48,5200, 5,280। ये ब्याज हो गया और यहां पे मूलधन अब जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 17,280। यही 2 साल के बाद राशि हो जाएगी 17,280। ध्यान से समझो सवाल को, फिर से समझ लो कि सबसे महत्वपूर्ण यह है जिसमें आप ब्याज की दर निकालें। 12,000 रुपया अगर 20,736 हो जाता है तो 1,000 रुपया 1,728 हो जाएगा, ये पक्की बात है। 3 साल में 1,000 अगर 1,728 हो जाता है तो 1 साल में 10 12 हो जाएगा। रेट 12 20% निकलेगा। और जब रेट 20% पता चल गया, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। रेट जब 20% पता चल गया तो 12,000 रुपए का, ये देखो अलग कैलकुलेशन है। 12,000 रुपए का 20% इधर से 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 12,000 का 20% 2400, 2400 का 20% 480, 2 साल का ब्याज निकला 5,280 और 12,000 मूलधन है जोड़ दिया तो 17,280। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान 125 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, 75 मीटर चौड़ा है तथा मैदान के बीच में लंबाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ा पैदल पट्टी बना है। ध्यान देना, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में लंबाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ा पैदल पट्टी बना है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, समझ लो। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा पहले हम देख ही लेते हैं, आपको बता देते हैं। क्या कह रहे हैं? ये 125 है और ये कितना है? 75। लंबाई के अनुदिश बीचों बीच लंबाई के अनुदिश बीचों बीच 3 मीटर चौड़ी पट्टी बनी है। अब कह रहे हैं कि इस पट्टी के अतिरिक्त मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? 125 गुणे 75, पूरे मैदान का क्षेत्रफल है। इससे यह घटा दो कितना? 125 गुणे 125 मीटर लंबाई होगा, चौड़ाई 3 मीटर आपको दिया है तो 125 गुणे 3 घटा दो। यही शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। कैसे? देखो 125 गुणे 3, 125 कॉमन ही ले लो, 125 गुणे 72, 125 गुणा 250 हासिल 25 और 125 सत्तर हो जाएगा 700 और 700 एक 875, 875 25 जोड़ोगे 900, तो ये 9,000 आ जाएगा आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 9,000। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना भाई? ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 9,000 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि
प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो पता है ना n प्लस 1/2, या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई 20 लगातार संख्याएं है तो 20 का औसत कितना होगा 10 और 11 के बीच में, और 10 और 11 का बीच कितना होता है 10.5। आंसर यही से बिना पेन पेपर हो जाएगा। क्रमागत अंतराल पर, समान अंतराल पर अगर संख्याएं हैं तो औसत बीच वाली संख्या होती है, और 20 प्रथम प्राकृतिक संख्या है यानी सबके बीच एक का अंतर है, यानी औसत 20 संख्याओं का औसत, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10वीं और 11वीं संख्या के बीच में यानी 10.5 होगा। या अगर आपको दिक्कत हो तो इसका फार्मूला है n + 1/2 यानी 20 + 1/2 10.5, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 22 सेंटीमीटर उसका व्यास, परिधि है, तो परिधि 22 है, तो परिधि 22 है तो 22/7 2πr बराबर 22। तो ये 22 से खत्म, r हो जाएगा 7/2, और अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पाई 22/7, r स्क्वायर का मतलब हो गया 7/2 गुणित 7/2, 7 से खत्म हो गया, ये 11 हो गया, और 11 से 77/2, 77/2 का मतलब हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सीरीज अच्छा लगा और क्वेश्चंस के मेथड्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज सॉल्यूशन गुरुजी में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ जो आर्मी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनकी प्रैक्टिस हमको करते रहनी है। और सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पर आपको चैप्टर वाइज कंटेंट भी पड़े हैं, आप वहां से भी तैयारी करते रहिए। चैप्टर वाइज जब आप तैयारी कर लेंगे ना तो प्रैक्टिस करने में और मजा आएगा। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।